हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित एक महाकाव्य पद्मावत का एक प्रमुख खंड नागमती वियोग वर्णन को पढ़ रहे हैं। पद्मावत महाकाव्य में 57 खंड है और 30वां खंड है नागमती वियोग वर्णन का। हम सभी जानते हैं कि कवि जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक प्रमुख सूफी कवि हैं और उनके प्रसिद्धि का आधार पद्मावत ही है। तो चलिए, आज मैं पद्मावत के नागमती वियोग खंड के पद संख्या 6 को पढ़ा रही हूँ, जिसमें कवि जायसी ने 12 मासा वर्णन के अंतर्गत भादो महीना का वर्णन किया है। तो सबसे पहले मैं इस पद को पढ़कर सुना रही हूँ। इसके बाद मैं इस पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ को बताऊंगी, फिर प्रसंग और पंक्ति के अर्थ को भी समझाऊंगी और अंत में इस पद का विशेष भी लिखवा दूंगी। चलिए, आज का विषय आरंभ कर रही हूँ। भादो दूभर अति भारी, कैसे भरो रैनी अंधियारी। मंदिर सून पियो अनतय बसा, सेज नागिनी फिर डसा। रहो अकेली गही एक पाटी, नैन पसारी मरो हिय फाटी। चमक बीजु घन गरज तरासा, विरह काल हुई जीव गरासा। वर्षे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चूवै जस ओरी। धनी सुखै भरे भादो माहा, अबहु न आहिनी सिचेनेह नाहा। पूर्वा लाक भूमि जलपूरी, आक जवास भई तस झूरी। थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिली एक। धनी जोबन अवगाह मह, दे बूढ़त पियू टेक। तो अब चलिए, मैं कठिन शब्द के अर्थ को बतला देती हूँ। कठिन शब्दों के अर्थ के क्रम में मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि यह पद अवधी भाषा में है, इसीलिए मैंने कोशिश की है, मेरा यह प्रयास रहा है कि मैं अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ को आप लोगों को बताऊं, ताकि आप जब इस पद को पढ़ें तब आपको इस पद के अर्थ को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो खूब ध्यान से सुनिए। कठिन शब्दों के अर्थ: दूभर यानी कठिन, अति माने बहुत ज़्यादा, भारी यानी कष्टकर कठिन, भरव माने व्यतीत करना, रैनी माने रात्रि या रात। मंदिर भवन को कहा गया, यानी घर को भी महल भी हो सकता है यहाँ पर अर्थ। सून यानी खाली, खाली यानी सूनापन। प्यू यानी प्रिय, अनतय, अनतय माने अन्यत्र, कहीं अन्य दूसरी जगह। बसा माने रहना, सेज यानी सैया पलंग, जिसको हम लोग बिछावन भी कहते हैं। फिरी बार बार। डसा माने डसना, काटने को दौड़ना। गहे का अर्थ होता है पकड़ना। पाटी यानी पलंग की पाटी, यानी किनारा को कह सकते हैं। नैन यानी नेत्र, आँख। पसारी माने आँखें फैलाना। हिय यानी हृदय। फाटी, देखिए फाटी माने टुकड़े टुकड़े होना, फट जाना, टूट जाना। बिजू यानी बिजली। घन यानी बादल। गर्जी का अर्थ होता है गर्जन करना। तरासा यानी त्रस्त करना। काल कहा गया मृत्यु, मौत। होई माने बनकर, जीव माने जीवन। गरासा, देखिए ग्रासा का अर्थ होता है ग्रास करना, खा लेना, समाप्त कर देना, हड़पना। मघा, देखिए मघा है एक नक्षत्र का नाम, मघा नक्षत्र। झकोरी यानी झोंका देना या झकोर देना। मोरे माने मेरा, दुई मतलब दो। चुवै माने टपकना, चूना। जस यानी जैसे। ओरी कहा गया है वर्षा की बूंदें या जल जो छप्परों के सिरों से बूंद बूंद टपकती है, इसको ओलती भी कहते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा कि बरसात के मौसम में हम लोग क्या देखते हैं कि जो घर के छप्पर होते हैं वहाँ, या घर का जो किनारा हिस्सा होता है, अब तो घर छप्पर के नहीं है, सीमेंट से बना हुआ घर होता है, तो वहाँ पर भी आप देखिएगा खिड़की या दरवाज़ा का जो किनारा होता है, वहाँ से जो पानी की बूंद क्या तो टपकती है, बूंद बूंद वहाँ से गिरती है। तो इसी को कहा गया है ओलती, कहीं पर ओलावती भी कहा जाता है। धनी सूखे यानी शरीर का सूखना। माह मने माह। अबहु मने अब भी। आई मने आकर। देखिए सींचेनी मने आज सींचती या सींचना, प्राण बचा लेना। पूर्वा कहा गया पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को। लाग यानी लग जाना या आना। आँख और जवास, देखिए आँख और जवास, आँख तो आप लोग जानते हैं मदार का पौधा, और जवास एक प्रकार का घास है। झूरी यानी सूख जाना। देखिए झूरी, झूरी शब्द से आप लोग समझ सक रहे हैं, हमने झूरी लकड़ी के बारे में सुने हैं।
झूरी लकड़ी नहीं, बहुत पतली पतली लकड़ी, जो लकड़ी जो होती है एकदम सूखी हुई पतली सी लकड़ी होती है, उसको हम लोग झूरी कहते हैं। थल यानी स्थल, जमीन, अपूर्व माने ज़्यादा, मिली माने मिलकर, अवगाह माने अगाध, जोवन का अर्थ होता है यौवन, मह मतलब में, बूढ़त माने डूबना, टेक यानी सहारा। तो ये है कठिन शब्दों के अर्थ, और जो शब्द बच गए हैं या कहीं छूट गया हो तो उसे मैं पंक्ति के अर्थ को जब मैं आप लोगों को समझाऊंगी वहाँ पर आप लोगों को बतला दूंगी। तो अब चलिए पंक्ति की व्याख्या आरंभ करती हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पद्मावती महाकाव्य से एक खंड है जो नागमती वियोग वर्णन का है। तो नागमती वियोग वर्णन के अंतर्गत कवि जायसी ने 12 मासा का वर्णन किया है, यानी प्रत्येक महीने का वर्णन है नागमती वियोग वर्णन के संबंध में। तो यहाँ पर पद 6 में भादो महीना का वर्णन है कि राजा रत्नसेन जब रानी नागमती को छोड़कर चले गए हैं तो राजा रत्नसेन के वियोग में रानी जो है अत्यंत व्यथित है, दुखी है। तो भादो महीना में खूब वर्षा होती है और भादो महीना में जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं उन सारी घटनाओं का रानी नागमती के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, यानी ये सारी प्राकृतिक घटनाएं उद्दीपन रूप में यहाँ पर वर्णित है जो रानी के दुख को और अधिक बढ़ा देती है। तो यहाँ पर प्रकृति का उद्दीपन रूप से चित्रण मिलता है। ये है प्रसंग, और अब मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। देखिए, भा भादो दूभर अति भारी, कैसे भरो रैनी अंधियारी। रानी नागमती यह देख रही है कि वर्षा काल है, सावन बीत गया, अब भादो आ गया है। भादो में भी खूब वर्षा होती है, चारों तरफ जल ही जल होता है। हम लोगों ने देखा है कि भादो महीना में खूब भयंकर वर्षा होती है। इसी भादो महीना में ही हम लोग सभी जानते हैं किसका जन्म तिथि मनाते हैं, श्री कृष्ण का जन्म तिथि मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। और हम सभी जानते हैं जिस दिन श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था उस दिन खूब भयंकर वर्षा हो रही थी, यमुना नदी का जल जो है काफ़ी बढ़ गया था। तो यानी भादो महीना में खूब वर्षा होती है। तो देखिए यहाँ क्या कहा है, भा भादो दूभर अति भारी, कि भादो महीना आ गया है तो इसलिए रानी नागमती जो है कह रही हैं कि अति भारी, इस भादो महीना में मेरे लिए समय काटना, जीवन बिताना बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत दूभर हो गया है, कठिन हो गया, असाध्य हो गया है। मैं अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रही हूँ। राजा रत्नसेन के वियोग में वह अत्यंत दुखी है कि भादो महीना उसके लिए काफ़ी कष्टदायी प्रतीत हो रहा है। उनका जीवन जो है दूभर हो गया है, कठिन हो गया है, असाध्य हो गया है। कैसे भरो रैनी अंधियारी, और रानी नागमती कहती कि कैसे भरो, मैं कैसे व्यतीत करूं। रैनी माने रात्रि, अंधियारी। रानी नागमती का कहना है कि भादो महीना की भयंकर काली अंधियारी रात्रि को मैं कैसे व्यतीत करूं। तो भादो महीना की भयंकर काली अंधियारी रात क्यों है? क्योंकि आसमान में घने घने काले काले बादल छाए हुए हैं, जिससे क्या होता है, चंद्रमा की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही है और चारों तरफ अंधकार का साम्राज्य छा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर रैनी अंधियारी शब्द का उल्लेख किया गया है कि रात्रि कैसी है, अंधकारपूर्ण है, कहीं भी नाम मात्र की भी रोशनी नहीं है क्योंकि आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। मंदिर सून पियो अनतय बसा, सेज नागनी फिरी फिरी डसा। देखिए, रानी नागमती अपने दुख को व्यक्त कर रही है किस रूप में? मंदिर सून माने मेरा घर, मेरा भवन सूना है, किसके बिना? पियू माने राजा रत्नसेन के बिना, प्रिय के बिना। मेरे प्रिय राजा रत्नसेन के बिना मेरा मंदिर, मेरा घर यानी मेरा भवन जो है सूना है, खाली है। क्यों खाली है? अनते बसा, क्योंकि प्रिय जो है कहीं दूर बस रहे हैं, मेरे प्रिय कहीं दूर चले गए हैं, वहीं रह रहे हैं, अन्यत्र बस रहे हैं। सेज नागिनी फिरी फिरी डसा, यही कारण है कि राजा रत्नसेन के बिना, उनके अभाव में
रानी नागमती का सेज यानी सैया किसकी भांति हो गया है? नागिनी की भांति यानी सर्प की भांति हो गया है, जो लगता है कि उन्हें बार बार उन्हें काटता है। यानी रानी नागमती के लिए एक एक पल व्यतीत करना बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है। रानी नागमती को क्या लगता है कि राजा रत्नसेन के बिना उनकी जो सेज है, उनकी सैया जो है वो सर्प की भांति है, जो उन्हें बार बार काटने को दौड़ता है। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी। इसके साथ ही साथ रानी नागमती का कहना है कि रहो अकेली, वो अपने घर में किस प्रकार रह रही है? अकेले रह रही है। गहे एक पाटी, इसीलिए वो क्या करती है? पलंग की पाटी यानी किनारों को पकड़ कर रखती है। नैन पसारी मरो ही फाटी, और उसके नेत्र क्या है? पसारी यानी खुले हुए हैं। किसके लिए? राजा रत्नसेन के इंतजार में, राजा रत्नसेन की प्रतीक्षा में उसके नैन क्या है? खुले हुए हैं। वो रात दिन राजा रत्नसेन की प्रतीक्षा कर रही है। मरो ही फाटी, और उसका हृदय जो है टूट कर बिखर जा रहा है, यानी मर रहा है, यानी मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। यानी रानी नागमती के लिए जीवन जीना अत्यंत कठिन हो गया है। चमक बिजु घन गरजी तरासा, विरह काल होई जीव गरासा। अब देखिए, चमक बिजु, बिजु यानी बिजली, बिजली चमक रही है। भादो महीना में वर्षा होने के कारण आसमान में काले काले बादल हैं, और आसमान में साथ ही साथ क्या है? बिजली भी चमक रही है। तो बिजली चमक रही है। घन गरजी, घन यानी बादल, गरजी माने गर्जन कर रहे हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु में हम लोग आसमान में बिजली को चमकते हुए देखते हैं और बादलों को गर्जना करते हुए भी देखते हैं। तो ये बिजली का चमकना, बादलों का गर्जन करना तरासा यानी रानी नागमती को त्रस्त कर रहा है, भय दिखा रहा है, दुख दे रहा है। यानी आसमान में जो बिजली चमक रही है, आसमान में जो घने बादल गरज रहे हैं, वे सभी रानी को दुख दे रहे हैं, त्रस्त कर रहे हैं, परेशान कर दे रहे हैं। यानी रानी नागमती के दुख को बढ़ा दे रहे हैं। यही है उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण। विरह काल होई जीव गरासा, और विरह जो है यानी वियोग, राजा रत्नसेन के साथ जो रानी नागमती का जो वियोग हो गया है, वह किस रूप में? काल के रूप में। काल यानी मृत्यु, मौत के रूप में है। और क्या कर रहा है? होई जीव गरासा, जीव यानी उनके प्राण, रानी नागमती के प्राण को क्या कर रहा है? गरासा यानी ग्रसित कर ले रहा है, समाप्त कर दे रहा है। यानी राजा रत्नसेन के साथ रानी का जो वियोग है, वह काल की भांति, मृत्यु की भांति रानी नागमती के जीवन को समाप्त कर दे रहा है। तो यहाँ पर विरह को क्या माना गया? काल माना गया है। बरसे मघा झकोरी झकोरी, यहाँ पर कवि जायसी ने वर्णन किया है कि रानी नागमती का कहना है कि बरसे मघा, मगर ने मघा नक्षत्र में वर्षा जो हो रही है वो क्या कर रही है? झकोरी झकोरी, रानी नागमती को झकझोर कर रख दे रही है। रानी नागमती को क्या कर रही है? अंदर से झकझोर दे रहा है। यानी ये कष्ट इतना अधिक है कि रानी अंदर से, भीतर से काफ़ी दुखी है, व्यथित है। यानी वर्षा ने रानी नागमती को झकझोर कर रख दिया है। मोर दुई नैन चूवे जस ओरी, और साथ ही साथ रानी नागमती जो है राजा रत्नसेन के वियोग में काफ़ी दुखी है, उसके नेत्र से हमेशा आंसू बह रहे हैं। तो मोर दुई नैन यानी रानी नागमती के दोनों नेत्र, मोर मतलब रानी नागमती ने अपने लिए प्रयोग किया है कि मेरे दोनों नैन, चूवे माने नेत्रों से आंसू चू रहा है, आंसू टपक रहा है। जस ओरी, किसके जैसा? ओलती की तरह या ओलावती की तरह। जो मैंने आप लोगों को बताया कि वर्षा काल में हम लोग सभी देखते हैं कि छप्पर के किनारे से या घर के किनारे से जो छत का किनारा होता है, तो वहाँ से जो है बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है। तो रानी नागमती के आँखों से भी ठीक इसी तरह से हर वक्त आंसू प्रवाहित होते रहते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि राजा रत्नसेन से उनका वियोग हो गया है। राजा रत्नसेन उनको छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं। धनी सूखे भरे भादो महा, अबहु न आयहने सींचे ने नहा। अब देखिए, यहाँ पर रानी नागमती कहती है कि भादो महीना है, भादो माह मतलब भादो महीना है, यानी यहाँ वर्षा हो रही है। लेकिन इस वर्षा में भी रानी का क्या हो रहा है? सूखे भरे,
रानी नागमती जो है विरह के आग में क्या है, सूख गई है। ये विरोधाभास देखिए, यहाँ पर फिर से विरोधाभास आ गया है कि रानी नागमती जो है वर्षा काल में भी क्या है, विरह के आग में जलकर सूख रही है। अबहु न आयहिनी सींचे नहीं नहा, और अभी तक मेरे प्रिय आए नहीं हैं। मेरे प्रिय आएंगे और मुझे जब सींचेंगे, नाह मतलब राजा रत्नसेन पति, यानी जब मेरे पति राजा रत्नसेन आएंगे और मुझे सींचेंगे, कैसे, अपने प्रेम से, तभी जो है मेरा जीवन जो है सफल हो पाएगा और मेरा जीवन जो है हरा भरा हो सकेगा। यानी हम लोग यहाँ पर एक विरोधाभास देख रहे हैं। पूर्वा लाग भूमि जलपूरी, आंख जवास भई तस झूरी। रानी नागमती का कहना है कि पूर्वा यानी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग गया है। लाग मतलब लग गया है। पहले मघा नक्षत्र की बात हुई, अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की बात हो रही कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग गया है। भूमि जल पूरी, और सारी भूमि जो है, सारी धरती जो है जल से भर गई है। आंख जवास भई तस झूरी, किंतु इस वर्षा काल में हम लोग क्या देखते हैं, मदार के जो पौधे हैं, जवास घास है, ये सब सूखकर झूरी बन गए हैं, झूरी लकड़ी की तरह हो गए हैं। यानी रानी नागमती की दशा ऐसी ही है। रानी नागमती ने यहाँ पर इस बात को बताया है कि उसकी दशा ठीक आंख और जवास की तरह हो गई है, यानी मदार का जो पौधा है और जवास का घास है उसके तरह हो गया है कि उसका शरीर भी सूखकर झूरी यानी सूखी लकड़ी की तरह बन गया है। यानी विरह का आग इतना अधिक है, ये रानी नागमती को बताना चाहती है। थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिली एक ही। अब रानी नागमती का कहना है कि इस भादो महीने में जहाँ मघा नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग गया है, तो और भयंकर वर्षा हो रही है, जिससे क्या हो गया है, थल जल यानी जमीन, स्थल जो है, जल है, सब तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। धरती गगन मिली एक ही, और आसमान से जो वर्षा हो रही है और धरती पर जो जल है उसे देखकर ऐसा लगता है कि धरती और आसमान दोनों मिलकर एकाकार हो गया है। दोनों तरफ ही मानो जल ही जल है। धनी जोबन अवगाह म दे बूढ़त प्यू टेक। इससे रानी नागमती जो है राजा रत्नसेन को संबोधित करके कहती है कि आप जो हैं जल्दी आकर मुझे टेक यानी सहारा दें। राजा रत्नसेन जल्द से जल्द वापस आएं और रानी नागमती को सहारा दें, क्योंकि रानी नागमती जो है यौवन रूपी अगाध जल में क्या हो रही है, बूढ़त माने डूब रही है। अतः राजा रत्नसेन जल्द से जल्द आए और रानी नागमती को सहारा दें, ये रानी नागमती कहती है। इस प्रकार भादो महीना रानी नागमती के दुख को किस प्रकार बढ़ा रहा है, रानी नागमती किस प्रकार दुख से व्यथित होती है, इसका चित्रण कवि जायसी ने इस पद में किया है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि यहाँ पर प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण मिलता है। तो अब चलिए मैं इसका विशेष बता दूँ। देखिए, पहला 12 मासा वर्णन नागमती वियोग खंड का एक महत्वपूर्ण अंश है। कवि जायसी ने 12 मासा वर्णन के माध्यम से रानी नागमती के वीरजनित व्यथा का अत्यंत हृदयस्पर्शी चित्र खींचा है। दूसरा देखिए, प्रस्तुत पद में कवि जायसी ने भादो महीने का वर्णन किया है। रानी नागमती के वीरह की मार्मिकता को अधिक बढ़ाने के लिए विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का उल्लेख किया है, जैसे सेज का नागिन बनना, बिजली का चमकना, बादलों का गर्जन कर रानी को त्रस्त करना, धरती गगन का जलमग्न हो जाना। यानी यहाँ पर प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। इसी बात को आपको लिखना होगा, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं इस बात को। तीसरा, कवि जायसी का नक्षत्र संबंधी जानकारी यहाँ देखने को मिलता है कि भादो महीने में मघा व पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का उन्होंने यहाँ उल्लेख किया है। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कवि जायसी ने प्रत्येक महीने में कौन कौन से नक्षत्र लग रहे हैं उन सब का भी उल्लेख वे करते चले हैं। तो यहाँ पर भादो महीने में उन्होंने पूर्वा फाल्गुनी और मघा नक्षत्र का उल्लेख किया है। प्रमुख छंद है दोहा और चौपाई। तो दोहा किसे कहते हैं और चौपाई किसे कहते हैं, इसे आप जान लीजिए। दोहा यह अर्ध सममात्रिक छंद है, यह 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं।
अंत में गुरु और लघु वर्ण होते हैं। तुक प्राय दूसरे और चौथे चरण में ही होता है। और चौपाई क्या है, देखिए यह मात्रिक समछंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है तथा अंत में गुरु होता है। आप चाहे तो इस परिभाषा को भी यहाँ लिख सकते हैं। 5 नंबर, प्रस्तुत पद में फिरी फिरी झकोरी झकोरी में पुनरुक्ति अलंकार है। काव्य में एक शब्द की आवृत्ति समान होती है, यह है पुनरुक्ति अलंकार की परिभाषा। दूसरा देखिए, विरह काल हुई जीव गरासा में रूपक अलंकार है। देखिए विरह उपमेय को काल यानी मृत्यु उपमान मान लिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। मोर दुई नैन चुवे जस ओरी में नैन चुवे उपमेय है की तुलना ओरी यानी उपमान से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। पूर्वा लाग भूमि जलपूरी आंख जवास भई तस झूरी में विरोधाभास अलंकार है, यानी विरोध का आभास हम देखते हैं। इसके साथ ही साथ धनी सूखे भरे भादो महा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं विरोधाभास है, यानी विरोधाभास अलंकार का यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण है। छठा देखिए, काव्य भाषा अवधि है। 7वां, रस क्या है, विप्रलंब श्रृंगार है, यह है विशेष। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर अलंकार के अंतर्गत एक अतिशयोक्ति अलंकार को भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रानी नागमती के विरह का वर्णन कवि जायसी ने बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में किया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, ये आप सभी जानते हैं कि जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आप इसे भी यहाँ लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह पद मैंने जिस तरह से समझाया है आप लोगों को, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। और यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो, कहीं कुछ कठिन लग रहा हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और हमेशा प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।